दोस्तों आज पेश है बदकिस्मत परी। ये कवर चित्र दोस्तों। जयदीप राज्य के राजकुमार महिर सेन को शिकार खेलने का बहुत शौक था। सारा सारा दिन वह शिकार की खोज में वन में भटकता रहता। जब एक दिन वह तावन में शिकार की खोज में भटक रहा था, वो परी महिर सेन घोड़े पर उतरा और उस परी के पीछे के पास आया। तुम्हारा नाम क्या है परी? मेरा नाम सोनाली है। सोनाली, तुम जैसा नाम है वैसा ही तुम्हारा रूप है। पृथ्वी पर तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं होती है। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी सोनाली? भला मेरा ब्याह कैसे हो सकता है राजकुमार? तुम मानो और मैं परी, हम दोनों के अलग अलग संसार है। नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता। सोनाली परी, मेरे प्रस्ताव पर इतनी बेदर्दी से न ठुकराओ। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तुम्हारे चारों ओर सुख सुविधा का सम्मान साधन बिखेर दूंगा। बस तुम एक बार विवाह के लिए हाँ कर दो। मान लो तुमसे विवाह करने की स्वीकृति दे दूं। विवाह के पश्चात अगर मुझे मेरा अपने माता पिता के पास प्रियलोक जाना चाहूँ तो तुम वहाँ जाने दोगे? हाँ सोनाली, मैं तुम्हें इतने सुख दूंगा कि तुम्हें अपने माता पिता के अपने लोग की कभी याद नहीं आएगी। फिर भी कभी तुमने प्रियलोक जाना चाहा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इस बात का वचन देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सोनाली की छोड़ती पाकर मेहरदेव खुश हो उठा, और लेकिन सोनाली उदास हो उठी। यह क्या सोनाली परी, विवाह की स्वीकृति देकर तुम एकाएक उदास क्यों होगी? राजन, बात ही उदास होने की है परी, क्योंकि रानी अलकनंदा ने एक दिन मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि मेरा व्यवहारिक जीवन सफल नहीं होगा। विवाह के कुछ वर्ष बाद मेरे पति अलगाव हो जाएगा, और यही सोचकर उदास हो गई। हाँ 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 सोनाली परी, यह घड़ी तो तुम्हारे मिलन की घड़ी है। तुम ऐसे समय में अलगाव की बातें लेकर बैठ के भविष्य में जो होना वह होकर रहेगा। फिर भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान क्यों खराब करें? यह मिहिर सेन सोनाली पनीर को अपने घोड़े पर बैठाया और जयदीप नगर राज्य की ओर चल पड़ा। पिताजी महाराज और रानी माँ इस परी को अपनी पुत्र वधू मानकर कितने खुश होंगे। जब सोनाली को लेकर अपने पिता तिम्रसेन के वह माँ सुजाता के पास पहुंचा। बेटा, यह तुम अपने साथ कैसे परी कैसे है? यह कौन है? पिताजी महाराज, यह परी परी लोक की परी सोनाली है। मुझे तानमल में मिली। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। एक परी अपने पुत्रवधू, हमारे कुल का गौरव बढ़ेगा। दोनों खुशी से होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और एक दिन बड़ी धूमधाम से सोनाली का परी का विवाह हो गया। तमाम तत्पश्चात राजा तिमरसेन मिहिर सेन व सोनाली परी को लेकर एक नए महल में पहुंचा। मिहिर सेन और सोनाली, आज यह महल तुम दोनों का है। इसमें रहकर तुम दोनों अपना गृहस्थ जीवन पर आराम करो। दोनों वहाँ छोड़ तिमरसेन को आशीर्वाद देकर वापस चले गए। और तिहिर सेन और सोनाली परी के विवाह के बाद कुछ दिन बहुत ही अच्छे गुजरे। सोनाली, मेरे जीवन में आकर तुमने बहुत खुशियाँ दी है। प्राणनाथ, तुम्हें खुशियाँ प्रदान करना ही मेरा परम कर्तव्य है। एक दिन सोनाली से बोला, सोनाली, जब से विवाह हुआ एक बार भी शिकार खेलने नहीं गया। तुम्हारी अनुमति से मैं आज वन में शिकार खेलने जाऊँ। प्राणनाथ, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। मुझे स्वीकार है सोनाली, मैं शांत होने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर एक विनती है। कैसी विनती? दिन ढलने से पहले शिकार से वापस लौट आना। और सोनाली की अनुमति लेकर मिहिर सेन घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चल पड़ा। शाम ढलने शाम ढल रही है, लेकिन मिहिर सेन शिकार से वापस नहीं लौटा। यह देखकर सोनाली का नारी मन भयभीत हो उठा। क्या बात है राजकुमार, मिहिर सेन अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? कहीं किसी कष्ट में तो नहीं फंस गए? और धीरे धीरे रात गिराई, तब मिहिर सेन क्यों नहीं आया? ओह राजकुमार अब भी नहीं आए। रात्रि के इस पहर उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊँ? और सारी रात सोनाली मिहिर सेन की प्रतीक्षा करती रही। भगवान का लाख लाख शुक्र है राजकुमार सुकुशल वापस लौट आए।
और धूल से हटा हुआ मीरसेन जब महल में पहुंचा, नाथ तुम कहाँ रह गए थे? सारी रात मैं आपकी प्रतीक्षा में गुजार दी। सोनाली, शिकार खेलते खेलते आंगन में अंधेरा हो गया, इसलिए रात को पेड़ पर चढ़कर गुजारनी पड़ी। सुबह होते ही सीधा तुम्हारे पास चला आया हूँ। नाथ, मुझे तो इस प्रकार अकेली छोड़कर न जाया करो, मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। ये हिस पगली, तुम बेकार में डरती हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मीर सेन हंस कर बात टाल दी। वो तो मीर सेन शिकार पर जाने का प्रतिदिन का क्रम बन गया। वह धनुष बाण ले घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने वन में चला निकल जाता। कभी कभी कई कई दिन में सोनाली के पास न लौटता। बेचारी सोनाली अकेली बैठती और प्रतीक्षा करती रहती। जब कभी वह बहुत उदास हो जाती तो फूट फूट कर रोने लगती। मैं और राजकुमारी मिहिर बिल्कुल अकेली ही बिसार पर बैठी हूँ, और ऐसी घड़ी पर उसे परीलोक की याद आती। इससे तो मैं परीलोक में ही अच्छी थी, वहाँ अपने लोग हंस बोल तो सकती थी। यह एक दिन शाम को मीरसेन जब 5 दिन पश्चात शिकार खेल कर वापस लौटा। नाथ, मैंने बहुत सब्र किया, अब सब्र नहीं होता। आखिर क्या हुआ सोनाली की? सब बताओ तो सही। आप तो सारा दिन शिकार खेलने पर बिता देती है, मैं अकेली पड़ी रहती तड़पती रहती हूँ। आज फैसला होकर रहेगा, शिकार या मुझ में से आपको एक को चुनना होगा। यह सुनते ही मीरसेन पारा साथी में आसन पर चढ़ गया। देखो सोनालिका, यह ठीक है तुम मेरी पत्नी हो, यह भी ठीक है कि तुम अनुपम सुंदरी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम्हारे आंचल में बंधा हाथ तुम्हारे पास बैठा रहूं। मैं शिकार खेलना छोड़ सकता हूँ, न तुम्हें छोड़ सकता हूँ, इसलिए आज के बाद कभी भूल कर इस विषय में मुझसे कुछ न कहना। अच्छा ठीक है ना, तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं टोकूंगी। मैं कल ही उड़कर परीलोक चली जाऊंगी। अपना अपना अपमान अब मैं सहन नहीं करूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो, पृथ्वी पर ही रहना होगा। कहकर मीरसेन सीधा अपने कक्ष में घुस गया। मैंने सोनाली से कह तो दिया है कि वह मुझे छोड़कर परीलोक नहीं जा सकती, पर मैं उसकी चौकसी कैसे कर सकता हूँ? न जाने कब मुझे परीलोक उड़ जाए, उसे परीलोक को जाने से कैसे रोकूं? सहसा उसकी बात में ध्यान में आई। रात को सोने से पहले सोनाली अपने पंखे उतार कर रख देती है। आज रात जब वह उठेगी ऐसा करेगी तो मैं पंख उठा कर जला दूंगा, और वह पर विहीन हो जाएगी और चाहकर भी परीलोक नहीं जा पाएगी। यह सोचकर खुश हो उठा। उस रात उदासी सी सोनाली की अपने कमरे में पलंग पर उसने अपने सिराने रख कर सोने की कोशिश करने लगी। जब वह गहरी नींद सो गई, सोनाली नींद में हो गई है, अब मुझे उठकर दोनों पंख जला देने चाहिए। और मीरसेन ने चुपके से शयन कक्ष से उतरा और सोनाली के सिराने से रखे उसके दोनों पंख उठा लिए और उन्हें पृथ्वी पर रखकर उसने अगले ही पल उनमें आग लगा दी। तब सोनाली मुझे पूरी लोक लौट जाने की धमकी न देगी। और पंख के जलने से कक्ष में धुआं फैलने लगा। अचानक सोनाली की आंख खुली। कक्ष में यह धुआं कैसा फैला हुआ है? नाथ, ये क्या जल रहा है? सोनाली, ये पंख जल रहे हैं क्या? हाँ सोनाली, तुम मुझे परीलोक जाने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पंख जला दिए ताकि तुम पंखों से उड़कर परीलोक न जा सको। ओह! सोनाली अपना सिर थाम कर बैठ गई। उसके कुछ देर बाद मीरसेन से बोली, नाथ, तुम बहुत क्रूरता की सीमा तक जा सकते थे, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ऐसा आप क्यों किया? कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। और अगले दिन सुबह होते ही मीरसेन फिर शिकार खेलने चला गया। सोनाली अकेला बैठकर वह फूट फूट कर अपने तिकदर को रोती रही। वो मेरा पति दुश्मन पर उतर आया, अब मैं क्या करूं? मैं परीलोक कैसे जाऊंगी? वह बैठी हुई रो रही थी। तभी सोनाली, सोनाली परी भू नाम सुनकर सोनाली एक झटके से सिर ऊपर उठाकर देखा। परी रानी अलकनंदा, आप? हाँ सोनाली, मैं। कल रात तुम्हारे पति ने धोखे से तुम्हारे पंख जला दिए। मैं तभी समझ गई थी कि पृथ्वी पर तुम दुखी हुआ था, तुम्हारा हाल जानने के लिए। कैसी हो परिलोक? परी रानी, मेरी हालत तो आप देख ही रही हो, बिना पंखों के होकर मेरी सुंदरता नष्ट हो गई है। परिरानी, में मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो परिरानी। सोनाली, तुम्हें अपने परिलोक वापस जाना है, लेकिन अभी नहीं। तुम्हें नीरसेन के पास 5 वर्ष और रहना पड़ेगा। 5 वर्ष क्यों? इन 5 वर्षों के बाद तुम्हें एक पुत्री उत्पन्न होगी। वह
जब 4 वर्ष की हो जाएगी तब उस पुत्री के मिहिर सेन के पास छोड़कर तुम मेरे साथ परीलोक चलाना होगा। तुम्हारे परीलोक आने के बाद मिहिर सेन से तुम्हारी पुत्री बिछड़ जाएगी और मिहिर सेन तुमसे और तुम्हारी पुत्री से बिछड़कर ताप की आग में जलेगा। यह उसकी सजा होगी। ठीक है परी रानी, 5 वर्ष बीतने की बड़ी बेदर्दी से इंतजार करूंगी। उस घटना के पूरे 2 माह बीत गए और एक दिन लजाती शाम शर्माती सलोनी ने मीरचंद से बताया, नाथ मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या सच? मीरचंद खुशी से आगे उसमें उसे अंक से लगा लिया और प्रसव काल पूरा होने पर सोनाली ने अपने जैसी ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। अरे सोनाली, तुम्हारी बेटी तो हूँ तुम्हारे जैसी बिल्कुल है। बालिका के जन्म के पर राजा तीरसेन और रानी सुजाता उन्हें देखने आई। सोनाली, तुम्हारी भी दूध जैसी उज्ज्वली है, इसे किसी की नजर न लगे। भगवान इस बच्ची को सभी सुख देना, बस यही कामना है। और बालिका का नाम दीपाली रखा गया। सोनाली ने सारा दिन दीपाली के पालन पोषण में गुजरता। दीपाली सोनाली को अपने मन बहलाए रखती। इधर समीर सेन अपना सारा दिन शिकार खेलने में लगा देता। 5 वर्ष हो जाने पर परी कब उड़ 5 वर्ष न जाने कब पंख लगाकर उड़ गए। एक दिन, सोनाली मैं तुम्हें लेने आई हूँ, क्यों चलो मेरे साथ। सुनकर सोनाली रोने लगी। परी माँ, मैं दीपाली से बहुत मोह हो गया है, इसे पृथ्वी पर अकेले छोड़कर परी लोग कैसे जा सकती हूँ। इस पर परी रानी क्रुद्ध होकर बोली, सोनाली यह तुम्हें पहले सोचा होता तब मैं 5 वर्ष पहले तुम्हारे पास आई थी, तब कुछ नहीं हो सकता। ये पंख मुझसे से लेकर इसे कंधे पर चिपका लो और दीपाली को छोड़कर मेरे साथ परिलोक चलो। रोते हुई सोनाली रानी से पंख लिए और उन पंखों को कंधे पर लगा लिया और तत्पश्चात मीरचंद के नाम एक पत्र लिखा। मेरे प्राणनाथ, पत्र लिखकर उसने रोती हुई दीपाली को सिराने पर रख दिया और पश्चात उसने दीपाली को मस्तक चूमा। विदा मेरी बच्ची, अलविदा। अब बदनसीबी माँ को तुझे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। और फिर परी रानी के साथ परिलोक से उड़ गई। यह क्या रानी सलोनी आकाश में उड़ जा रही है? लगता है रानी सोनाली परिलोक जा रही है। अच्छा ही किया रानी सोनाली ने जो परिलोक चली गई। यहाँ राजकुमार नीरचैन की उसकी परवाह नहीं थी। बेचारा दीपाली, उसका क्या होगा? बिन माँ की बच्ची को कौन पालेगा? उधर संध्या हुई। जब नन्ही दीपाली आंखें खुली, माँ तुम कहाँ गई माँ? एक दासी उसके कक्ष में प्रवेश किया। तुम्हारी माँ अब यहाँ कहाँ है दीपाली? वो तो परिलोक चली गई क्या? हाँ बेटिया, अब बहुत बदनसीब हो। पिता पहले ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, अब प्यार करने वाली माँ भी तुम्हें छोड़कर चली गई। माँ माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कहकर दीपाली रोने लगी। तभी सिमरचंद शिकार खेल कर वापस लौटा। भू, यह क्या लगा रखा है? पिताजी, माँ हमें छोड़कर परिलोक चली गई क्या? हाँ बेटिया, ठीक कह रही है। राजकुमार सोनाली परिलोक वापस उड़ गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमने उसके सोनाली के पंख जला दिए थे, फिर वह उड़कर परिलोक कैसे चली गई? राजकुमारी जी, मैंने अपनी आंखों से उड़ते देखा है। उसके पंख भी थे, उसे उनके साथ एक परी और थी। ओह, तो यह बात है, परिलोक की कोई परी आकर सोनाली को ले गई है। तभी उसकी दृष्टि शयन कक्ष पर पड़ी। यह किसका पत्र रखा है? मीरचंद ने आगे बढ़कर पत्र उठाया, उसे पढ़ना शुरू किया। मेरे प्राणनाथ, मैं परिलोक जा रही हूँ। चाहती तो यह थी कि जीवन भर आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूँ, लेकिन आपको मेरी अपेक्षा करके मेरा दिल तोड़ दिया। इसके साथ ही आपने अपना दिया हुआ वचन भी तोड़ा सा। याद है, पहली बार तुमसे मिलने पर मैंने कहा था कि जब मैं वापस परिलोक जा सकती हूँ, जब मैंने परिलोक जाने के लिए तुमसे कहा था, तुम धोखे से मेरे पंख जला दिए। मैं जा रही हूँ, बाद में दीपाली का ख्याल रखना, तुम्हारी सोनाली। पत्र पढ़कर मीरचंद के मन में गलीन से भर उठा। तो सोनाली ने मेरी उपेक्षा सहन न कर पाने के कारण मुझे छोड़कर चली गई। वाकई
मैंने सोनाली को बहुत दुख दिया था। मीरचंद दीपाली को अपनी छाती से लगा लिया। दीपाली, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी माँ कामोदरी हूँ। और सोनाली परी के जाने की खबर सुनकर राजा तीरसेन और मिहिरसेन के पास आए। राजकुमार मिहिरसेन, तुमने यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बहू सोनाली व दीपाली को छोड़कर परीलोक चली गई। अगर ऐसा तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अन्याय उसने नहीं, अब तो मैंने उसके साथ किया था। पिताजी महाराज, मैं उसका दोषी हूँ। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा तो सुनिए पिताजी महाराज, जिस चाव से मैंने सोनाली से विवाह किया था उसी चाव से उसका ध्यान नहीं रख पाया। राजन, मेरी समझ में तो तुम्हारी बातें नहीं आ रही। आप नहीं समझे तो ये अच्छा है पिताजी महाराज। अच्छा, इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलो। कहाँ चलूँ पिताजी महाराज? मेरे साथ राजमहल में। और कहाँ? क्यों पिताजी महाराज? देखो मीरचंद, मैं मानता हूँ कि तुम्हें बड़ी दुखद घटना घटी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर समय उस दुखद घटना के बारे में सोचते रहो। जब तुम्हें इस महल में रहोगे तो सोनाली के बारे में सोचते रहोगे। इसलिए हमारी बात मानो और हमारे साथ इसी सब हमारे महल चलो, जैसे आपकी आदेश पिताजी महाराज। और मीरचंद दीपाली के साथ लेकर राजा तीरचंद के साथ उसके महल में चले आए। कुछ दिन बीते। तीरचंद महल में आकर मीरचंद गुमसुम सा अपने कक्ष में पड़ा रहता। इसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। यह देखकर एक दिन तिमिर तीरचंद तमीरचंद उससे का बोला, राजकुमार, क्यों इस प्रकार जवानी को धूल धूल घुन लगा रहे हो? जाने वाले को कभी लौट कर नहीं आते। पिताजी, राजकुमार, तुम्हारे सामने अभी पहाड़ सा जीवन पड़ा है, इस प्रकार कैसे काटोगे? तो हमारा आदेश है, दूसरा विवाह कर लो। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह कभी सोनाली की यादों में मुक्ति पा सकते हो, अन्यथा नहीं। लेकिन पिताजी महाराज, मेरे मन में दूसरे विवाह की कोई उमंग नहीं है, न ही कोई अभिलाषा। देखो राजकुमार, यदि तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे तुम्हारे अंत के साथ ही तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे बाद कोई इस वंश को नाम लेवा नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो। हमारे आदेश मानकर दूसरा ब्याह करना होगा। ठीक है हम पिताजी महाराज, यदि ऐसी बात है तो आपका आदेश नहीं टालूंगा। और कुछ दिन बाद जयसेन राजकुमारी ज्योताना ज्योत्सना के मीरसेन ने विवाह हो गया। दुल्हन बनकर ज्योत्सना जयदीप राज्य की महल में आई और महारानी सुजाता ने उसे आरती उतारी। तत्पश्चात दासियों ने कमरे में छोड़ा और तभी दीपाली के साथ मीरचंद उसके कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमार, मीरचंद के साथ ये लड़की कौन है? कहीं इसकी लड़की दीपाली तो नहीं? मीरचंद ने आगे बढ़कर उससे कहा, ज्योत्सना, अपनी बेटी दीपाली से मिलो। भिटकी टेढ़ी करके ज्योत्सना ने मीरचंद की ओर देखा। विवाह से पहले दिन ही बेटी पुरस्कार में देते हुए आपको कुछ सोचा होता। मेरी कोई बेटी नहीं है क्या? यह क्या कह रही हो तुम ज्योत्सना? जानती नहीं वो किससे बात कर रही हो? हाँ, अपने पति से। और किससे? तो कान खोल कर सुन लो। पति का हुक्म मानकर दीपाली को तुम मातृत्व स्नेह करना होगा, न था अन्यथा क्या? ज्योत्सना, तुम बहुत वाचक हो, ठहरो। तुम्हारी वाचकता तुम्हें अभी मजा सिखाता हूँ। अगली पल तड़ाक ज्योत्सना कुछ सतम रह गई और जब उसे होश आया वह चिल्लाई, तुमने मुझे मारा राजकुमार? मुंह दिखाई थप्पड़। मुझे एक दिन इस थप्पड़ का बदला अवसर लेकर रहूंगी। काश हम पिताजी महाराज की बातों में आकर तुमसे ब्याह न करते तो अच्छा होता। ऐसी बुद्धिमान व बेजुबान स्त्री से पालना पड़ता। मीरचंद दीपाली के साथ उसी समय ज्योत्सना के घर से बाहर चला गया। यह ज्योत्सना अपने गलती का अभ्यास हुआ। यह क्या किया तूने? ज्योत्सना विवाह के पहले दिन पति को नाराज कर बैठी। कहाँ यही तेरा धर्म था? उसका नारी मन उसे धिक्कारने लगा। तभी अनजाने में उसका हाथ अपने गाल पर चला गया। उसकी नारीत्व स्वाभिमान जाग उठा। उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसका बदला उससे लूंगी। ऐसी चाल चलूंगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सोचकर कुटिलता से मुस्कुरा उठी। और अगले दिन वह मीरचंद के कक्ष में पहुंची। तुम यहाँ कैसे आई? ज्योत्सना ने
कुछ नहीं कहा और दौड़कर उसके कदमों में गिर पड़ी। नाथ मुझे क्षमा कर दो, कल मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मैं देवता आपने देवता जैसे पति का अपमान कर बैठी, कल फूल जैसी बेटी की नफरत से देख रही थी। मुझे क्षमा कर दे नाथ, मुझे क्षमा कर दे, कहकर रोने लगी। उसका सार्थक अभिनय देखकर मीरचंद का दिल पिघल गया। लगता है इसे अपनी गलती का भाव हो गया। ज्योत्सना, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती मान ली। अब मुझे तुमसे शिकायत नहीं है, तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया? हाँ ज्योत्सना, तो जल्दी ही दीपाली को बुलाइए और मुझे छाती से लगाकर अपनी ममता का ही प्यास बुझाना चाहती हूँ। जब दासी को बुलाकर मीरचंद ने उससे आदेश दिया, जाओ दीपाली बेटी को यहाँ लेके आओ। जो गया राजकुमार और कहकर दासी कक्ष से निकल गई। और कुछ देर बाद दीपाली मीरचंद के कक्ष में आई। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, यहाँ आओ, देखो नई माँ तुम्हें प्यार करना चाहती है। सुनकर दीपाली ज्योत्सना की ओर किसी भयभीत नहीं थी देखा। कल तो नई माँ मुझसे नफरत की निगाह से देख रही थी, आज कैसे प्यार करना चाहती है। दीपाली, डरो नहीं, मेरे पास आओ, तुम्हारी माँ हूँ, आओ मेरे पास आओ। ज्योत्सना की बात सुनकर दीपाली आगे बढ़ी और नीरसन ने दीपाली के इशारे से ज्योत्सना के पास जाने को कहा। पिता का आदेश पाकर भयभीत थी दीपाली ज्योत्सना के पास पहुंची। कैसी चांद सी प्यारी बेटी है। ज्योत्सना ने झट से दीपाली की माथा चूम लिया और नई माँ को इस आमंत्रित प्यार देखकर वह दीपाली हंसपत रह गई। और तत्पश्चात ज्योत्सना ने दीपाली को छाती से लगा लिया। मेरी बेटी, आज मेरी बच्ची, आज तुझे माँ की कभी महसूस नहीं होगी। चलो अच्छा हुआ ज्योत्सना दीपाली का प्यार करने लगी, वरना कल से ज्योत्सना का तेवर देख कर डर गया था। धीरे धीरे दिन इसी प्रकार गुजरने लगे। ज्योत्सना का दिखावा और प्यार करती थी और मन ही मन प्रति उसे जलने के भाव रखती थी। एक दिन उसने मीरचंद से कहा, नाथ, मैं नील वन में स्थित गौरी माँ के मंदिर के दर्शन करना जाना चाहती हूँ। गौरी माँ के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यक जाना चाहिए ज्योत्सना। हमें सैनिक के टुकड़े तुम्हारे साथ भेजते हैं। नहीं प्रभु, सैनिकों के साथ गौरी माँ के दर्शन करने नहीं जाऊंगी। फिर फिर मैं केवल दीपाली को बेटी के साथ ही ले जाऊंगी। ओह, यह भी ठीक है, तुम दीपाली को लेकर गौरी माँ के दर्शन करने चले जाओ। और ज्योत्सना ने उसी दिन दीपाली को साथ लेकर नीलवन की ओर चल दी। आज मेरी योजना का पहला चरण पूर्ण होने जा रहा है। मीरसेन मेरी इस चाल से तिलमिला उठेगा और नीलवन में पहुंचकर, आओ बेटी, तुम्हें गौरी माँ के दर्शन करने ले चलूँ। अच्छा माँ। और दीपाली के साथ ज्योत्सना भी वन में चल दी। और कुछ देर बाद ज्योत्सना चौंकती हुई दीपाली से बोली, ओ दीपाली बेटी, गजब हो गया, गौरी माँ की पूजन के लिए मैं फूलों की डालियाँ लेकर आई ही, वह तो रथ में रखाई। क्या हुआ माँ? तो इन्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है माँ? मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जाकर फूलों की डालियाँ ले आओ। तुम ठीक कह रही हो बेटी। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं भी रथ में फूलों की डालियाँ लेकर आती हूँ, जाओ माँ। और दीपाली वहाँ छोड़कर ज्योत्सना रथ की ओर चल दी। सब कुछ मेरी योजना अनुसार हो रहा है। मीरचंद तो बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि मैं जानबूझकर दीपाली को वन में छोड़ आई हूँ। यही सोचकर ज्योत्सना रथ के पास पहुंची और फिर रथ में बैठकर रथ को तत्काल वन से बाहर हाँक दिया। जब बहुत देर हो गई, वह ज्योत्सना फूलों की डालियाँ लेकर दीपाली के पास न पहुंची। पता नहीं माँ अभी वापस क्यों नहीं लौटी। और ज्योत्सना को वहाँ कहाँ लौटना था? वह तो रथ से सरपट जयदीप राज्य की ओर दौड़े जा रही थी। चलो दीपाली से काट रास्ते से हटा। उधर दीपाली का बुरा हाल था। नई माँ कहाँ चली गई? अब वापस लौट कर क्यों नहीं आई? इस उजाड़ वन में बड़ा डर लग रहा है। दीपाली रोने लगी। उधर जब ज्योत्सना महल पहुंची, वह यह क्या ज्योत्सना, तुम अकेली? दीपाली कहाँ गई? नाथ, यह कुछ न पूछो दीपाली पर क्या गुजरी। क्या हुआ दीपाली को? नाथ, मैं जब गौरी माँ के दर्शन करके दीपाली के साथ लौट रही थी, तभी एक शेर दीपाली को आक्रमण कर दिया। उसने दीपाली को तीर फाड़ डाला। क्या कहा? दीपाली मर गई? दीपाली की मौत का समाचार सुनकर नीर सिंह के दिल पर बहुत गहरा आघात पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसकी यह दशा देखकर नाथ, धीरज रखो। दीपाली ने हमारा विधाता ने विधाता ने इतना ही लिखा था। देखो मैं वहाँ हूँ, मेरा दिल दीपाली की मौत से बुरी तरह रो रहा है, फिर भी आंसू पिए जा रही हूँ। ज्योत्सना, धीरज रखो, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे? दीपाली की उधर परिलोक की उदास सी सोलानी परिलोक में नंदा से कह रही थी,
परी परी रानी न जाने क्यों आज मेरा दिल बेचैन हो रहा है, मन डरा डरा हो रहा है। क्यों न आखिर माँ हो पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली पर कष्ट जो आया है। क्या पृथ्वी पर मेरी बेटी दीपाली पर कष्ट आया? हाँ सोनाली, इस समय तुम्हारी बेटी बियान जंगल में भटक रही है। यह सुनकर सुलानी परेशानी विमुख गिड़गिड़ा उठी। परी रानी, क्या मैं पृथ्वी पर अपनी बेटी दीपाली के परिलोक ला सकती हूँ? कैसे? यह कैसे संभव हो सकता है? दीपाली आदमी की बेटी वह परिलोक में कैसे आ सकती है? परी रानी, तब तो मुझे पृथ्वी पर जाने दो। मैं अपनी बच्ची को संकटों से बचाना चाहती हूँ। जानती हो सोनाली, क्या तुम क्या कह रही हो? जानती हो इस बार तुम पृथ्वी पर गई तो परिलोक के नियम के अनुसार तुम्हें परिलोक में वापस कभी नहीं आ सकोगी। परी रानी, मुझे अपनी पुत्री के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी पुत्री के साथ पृथ्वीलोक पर ही रह लूंगी। आप चाहे मेरे शरीर के पंख अलग कर दीजिए, मुझे साधारण स्त्री बना दीजिए, मुझे अपनी बेटी के पास जाने की क्या दीजिए। सोनाली, मैं तुम्हारा मातृत्व देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें स्वयं पृथ्वी पर तुम्हारी बेटी दीपाली के पास पहुँचाऊँगी। उस समय परी रानी सोनाली को पृथ्वीलोक की ओर ले चली और दोनों जंगल में दीपाली के सामने उतरी। दीपाली ने जैसे ही सोनाली को देखा, माँ माँ, मेरी माँ, तुम मुझे छोड़कर परिलोक क्यों चली गई थी? बेटी, तुमसे छोड़कर नहीं गई, नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास रहूंगी। और रोते हुए खुशी से रोने लगी। सोनाली, यह सब दीपाली और सौतेली माँ के करतूत है। सौतेली माँ, तो क्या राजकुमार नीरसेन ने दूसरा विवाह कर लिया है? हाँ सोनाली, नीरसेन ने कोई नई पत्नी का नाम ज्योत्साना है। वह दीपाली को बहुत घृणा करती है। ज्योत्साना ने जानबूझकर दीपाली को इस जंगल में अकेला छोड़ा कर जंगली जानवर खा जाए। ओह, ज्योत्साना इतनी क्रूर है। तब परी रानी ने सोनाली से कहा, सोनाली, परिलोक के नियम के अनुसार अब तुम दोबारा परिलोक में वापस नहीं आ सकती, इसलिए अपने पंख मुझे दे दो। सोनाली ने तुरंत अपने पंख उतार कर दे दिए। यह लो परी रानी। पंख लेकर परी रानी परिलोक में उड़ गई और तभी घोड़ों की टापों से पूरा जंगल गूंज गया। कौन आ रहा है? कुछ देर बाद एक घुड़सवार के सामने उनके सामने खड़ा हो गया। वह घुड़सवार कोई और नहीं, राजकुमार मीरचंद ही था। वह उस जंगल में शिकार खेलने आया था। रानी सोनाली, तुम दीपाली, तुम ना पिताजी। दोपाली दीवार दौड़कर नीरचंद ने घोड़े के पास पहुंची। दीपाली बेटी, तुम जीवित हो? घोड़े से उतरकर मीरचंद दीपाली को गोद में उठा लिया। तब सोनाली ने मीरचंद से कहा, ना, तुम्हारी नई पत्नी ने तो दीपाली को मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। सोनाली, तुम ठीक कह रही हो। ज्योत्साना इसे जानबूझकर जंगल में मारने के लिए छोड़ गई थी, वरना मुझसे कभी न कहती कि इसे शेर फाड़ कर खा गया। और ज्योत्साना ज्योत्साना ने इतनी क्रूर भी हो सकती है, हम नहीं जानते थे। हम उसको इसकी करने की सजा अवश्य देंगे। और सोनाली, तुम परिलोक से वापस आ गई, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो अपने घर वापस चलो। घर? किसके घर? क्या घर? ले जाकर मुझे फिर से सोने के पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हो नाथ? सोनाली, ऐसा न कहो। मैं अपने किए पर पहले से ही बहुत लज्जित हूँ। अब मैं वचन देता हूँ, आज से तुम्हारा और दीपाली का पूरा ख्याल रखूँगा। सारा दिन शिकार खेलने में कभी व्यतीत नहीं करूँगा। तब सोनाली ने उसके साथ जयदीप राज्य चलने को तैयार हो गई और मीरचंद सोनाली सोनाली और दीपाली को लेकर महल पहुंचा। मीरसेन को दीपाली और एक स्त्री के साथ आ रहा है। लगता है मेरा भांडा फूट गया। मेरी खैर नहीं, इससे पहले कि मीरसेन मुझे कोई सजा दे, मैं स्वयं आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और ज्योत्सना ने तुरंत अंगूठी का जहर चाट लिया। आह! और हीरे को चाटते ही ज्योत्सना तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया और अपनी करनी का फल मिल चुका था। समाप्त दोस्तों।